चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल्स का एसिडिक नेचर कंपेयर किया गया है और एक फैक्ट बताया गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स मोर एसिडिक होते हैं फिनॉल्स से। इसका रीजन क्या है? प्रॉपर रीजनिंग क्या हो सकती है? A carboxylic acid has greater resonance stabilization than a phenol. A carboxylic acid can form a dimer by intermolecular hydrogen bonding, but a phenol cannot. A carboxylate ion is more resonance stabilized than the phenoxide ion. The relative resonance stabilization of the carboxylate ion over carboxylic acid is much greater than the relative resonance stabilization of the phenoxide ion over phenol. Which option to you looks appropriate? इसमें सीधी सीधी बात जो है वो conjugate base की stability से related है. Carboxylate ion is more resonance stabilized than the phenoxide ion. ठीक है. Carboxylate ion में even though उसमें दो ही resonance structures बनेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन में दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे, पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऑक्सीजन एटम्स पर डिस्पर्स हो रहा है. नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम्स पर आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पर आ रहा है. तो भले ही ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाता हो, लेकिन इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा आता है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है. जबकि फिनॉक्साइड आयन में कंपैरेटिवली रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ज्यादा हैं. नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स 5 है और उन 5 में से दो स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और 3 में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है. तो नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन एटम्स पर भी जा रही है, which is kind of less stabilizing. ओवरऑल इसमें दोनों स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट हैं. ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, which contributes more to resonance stabilization. कम स्ट्रक्चर्स बनने के बाद भी कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है फिनॉक्साइड आयन से, और कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है. कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन द फिनॉक्साइड आयन. यही रीजनिंग होगी. ठीक है. इसमें रिलेटिव स्टेबलाइजेशन की कोई बात नहीं है सच. सीधे सीधे अगर कॉन्जुगेट बेसिस की स्टेबिलिटी से अपन एसिड्स की स्ट्रेंथ जज कर सकते हैं, बिकॉज वीकर द कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर इज द एसिड. दूसरे शब्दों में मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्गर इज द एसिड. तो फोर्थ स्टेटमेंट में जो चीजों को उलझाने की कोशिश करी गई उसमें मत फंसिएगा. सीधे सीधे कॉन्जुगेट बेस का ज्यादा स्टेबल होना ही एसिड को स्ट्रॉन्गर बनाता है. ठीक है. सेकेंड वाला क्वेश्चन, ये तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऑर्डर एग्जैक्टली गिवन है. नॉर्मली 2 डिग्री अमीन्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स में, बिकॉज उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आती है कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए. इसके अलावा नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ठीक ठाक होती है. ठीक है. तो 2 डिग्री अमीन्स नॉर्मली स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं. बाकी जब अल्काइल ग्रुप मिथाइल होता है तो ऐसा देखा गया है कि CH3NH2 1 डिग्री अमीन स्ट्रॉन्गर है CH3 होल थ्राइस N से. यहाँ पर स्टेबलाइजेशन वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसको स्ट्रॉन्गर बेस बनाने में. इसके कॉन्जुगेट एसिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइजेशन आ रहा है और उस वजह से ये स्ट्रॉन्गर बेस बन रहा है. 2 डिग्री अमीन अगर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप मिथाइल रहता, सॉरी इथाइल रहता, तो फिर ट्राई इथाइल अमीन जो 3 डिग्री अमीन है वो स्ट्रॉन्गर बेस हो जाता. बट 1 डिग्री अमीन यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बेस रहता है जब अल्काइल ग्रुप मिथाइल होता है. तो ये एक फैक्ट है और ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा. ये सब अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेसिस हैं. अल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया. चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं. यहाँ पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जज करने के लिए बोला गया है. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर आप जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसका इफेक्ट देखेंगे. मिथाइल तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी और इंडक्टिव इफेक्ट से भी. NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है. मेटा पोजिशन से सिर्फ उसका इंडक्टिव इफेक्ट
इस वाले कार्बन तक पहुंचेगा। पैरा पोजीशन पर लगे रहने से उसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा कम पहुंचेगा, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा पहुंच पाएगा, और रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो OH बॉन्ड की पोलैरिटी को बढ़ाएंगे, हाइड्रोजन लीव करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो फोर्थ कंपाउंड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होना चाहिए, फॉलोड बाय थर्ड, थर्ड फॉलोड बाय फर्स्ट, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। सेकंड सबसे पीछे होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन, अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ पर बेस्ड। ये बेंजोइक एसिड है, ये फिनॉल है। फिनॉल के कंपैरिजन में तो बेंजोइक एसिड्स मच स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं, और यहां पर लगे हुए हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। प्रिंसिपल एसिडिक ग्रुप तो यही है, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड्स। यहां पर किसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी? तो ये बात तो आपको पता भी होगी, नॉर्मली ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जब कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती हुई पाई गई है। यहां पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है वो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बढ़ रही है। जब भी हाइड्रोजन लूज करेगा, थर्ड वाला मॉलिक्यूल H+ लूज करेगा, तो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस के अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी स्टेबलाइज्ड होगा। ये OH ग्रुप इतना लार्ज तो नहीं होता कि ये यहाँ पर स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस क्रिएट करे। स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस तो क्रिएट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों ग्रुप्स आउट ऑफ द प्लेन जाएं। मिथाइल ग्रुप रहता तो ऐसा हो जाता है। यहाँ पर बेसिकली स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस में ज्यादा आ रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हो रहा है वो थर्ड वाले कंपाउंड को स्ट्रॉन्गर एसिड बना रहा है। हालांकि जो OH है वो रेजोनेंस इफेक्ट पॉजिटिव शो करता है, और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबिलिटी मिल रही है वो एक डोमिनेंट फैक्टर है। और वैसे भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में याद रख सकते हो, जब भी ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आता है तो चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या विड्रॉइंग हो, एसिडिक स्ट्रेंथ एक्चुअली बढ़ती है। कुछ ना कुछ स्पेशल इफेक्ट क्रिएट होता है ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आने से कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो थर्ड वाले कंपाउंड की एसिडिक नेचर सेकेंड से ज्यादा होगी। हालांकि जब OH पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है तो यहां से इसका जो रेजोनेंस इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का जो इफेक्ट है, वो एसिडिक नेचर कम कर देगा। ठीक है, और ये जो फोर्थ वाला कंपाउंड है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सेकेंड वाले कंपाउंड बेंजोइक एसिड से कम है। तो बेंजोइक एसिड के मुकाबले ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड वीकर एसिड है। इसी कंपटीशन में अगर अपन मेटा कंपाउंड को भी इंट्रोड्यूस कर देते, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो मेटा पोजीशन से आप जानते हैं इस वाले कार्बन तक सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही पहुंचेगा, और वो इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव है OH का। रेजोनेंस इफेक्ट तो मेटा पोजीशन से इनइफेक्टिव हो जाता है, तो रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में सोचना नहीं है। मेटा पोजीशन पर लगा हुआ OH ग्रुप सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो सोचो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा या कम करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो जो मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है उसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड उससे वीकर होगा, पर ये दोनों के दोनों बेंजोइक एसिड से आगे होंगे, और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड वीकर होगा बेंजोइक एसिड से। तो इस तरह का ऑर्डर बनेगा यहाँ पर।
तो फिलहाल अपन ऑप्शंस में केयरफुली देखें, थर्ड सबसे आगे होना चाहिए, फॉलोड बाय सेकंड, फॉलोड बाय फोर्थ, फॉलोड बाय फर्स्ट। फिनॉल से तो ये सबके सब स्ट्रॉन्गर होंगे। हाँ संगम बोलो। सर मैं ये बोल रहा था कि जो फोर्थ स्ट्रक्चर है उसमें हमने कार्बोक्सिलेट आयन बना दिया, तो OH का कैसे डोनेट कर रहा है? जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसमें। रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो पहले तो इसका H+ निकालना चाह रहे हो तुम, यस सर। कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। बस इतना ही सोचो कि ये इसकी तरफ, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ये सिर्फ इस OH ग्रुप का रेजोनेंस इफेक्ट देखो, तो वो रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है। यस ठीक है, सर। अगर ये वाला कार्बन, अगर ये वाला ग्रुप जो ओवरऑल है ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता, तब तो एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी, ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन अगर और रिलीज करेगा तो ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो है ना वो लेस स्टेबल हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना, लेस स्टेबल हो जाएगा तो फिर इस एसिड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। या इवन ही अगर आप ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप ना भी बनाएं, कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहने दें, तो अगर कोई ग्रुप इस COH ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचता है, पुल करता है, तो अल्टीमेटली वो OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ाएगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई ग्रुप बेंजीन COH ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा बल्कि उसकी तरफ विड्रॉ दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, तब तो वो OH ग्रुप की, OH बॉन्ड की पोलैरिटी को कम करेगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज घटाएगा। ठीक है, ओके सर। बस यही सर सोचना एक्चुअली होता है मैं कि ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है COH से, इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आता है तो फिर ये COH ग्रुप से इलेक्ट्रॉन पुल नहीं करेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो पुल करेगा। इस तरह से सोचना होता है। सर मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट कॉन्जुगेशन से रिलेटेड नहीं है वो, बस बेंजीन पर ही तो कार्बन वो इलेक्ट्रॉन उस पर सप्लाई हो रहा है, तो डायरेक्टली तो उस पर जा ही नहीं रहा रेजोनेंस पे उसके। डायरेक्ट नहीं जा रहा है, डायरेक्ट नहीं जा रहा है, बेंजीन रिंग के इस कार्बन तक ही पहुंच रहा है जो इसकी पर फिर पैरा भी वो पोजीशन बना रहा है। कंसिडरेबल है। हाँ, इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो फिर वो कॉन्जुगेट बेस को लेस स्टेबल बना रहा है, ऐसे सोचना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Which of the following compounds will not liberate ammonia gas on refluxing with aqueous NaOH? तो ये सब के सब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं और ये डेरिवेटिव्स हाइड्रोलाइज होकर अपने पेरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ये साइनाइड है तो ये बेंजोइक एसिड और अमोनिया की रिएक्शन में हीटिंग करने से, स्ट्रांगली हीट करने से या एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करने से बना है। ठीक है, अगर आप इसमें वापस वाटर डालेंगे, एसिडिक मीडियम में इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, तो ये अपने पेरेंट कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही ये जो 1 डिग्री अमाइड है ये भी अमोनिया रिलीज करेगा। ये जो थैलीमाइड है, इसको थैलीमाइड बोलते हैं, इसकी भी हाइड्रोलिसिस अपन करेंगे तो इफेक्टिवली इस अमोनिया के साथ 2 हाइड्रोजन और जुड़ेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करने से भी अमोनिया गैस रिलीज होगी और पेरेंट कंपाउंड थैलिक एसिड बन जाएगा। जबकि ये फोर्थ वाला जो कंपाउंड है ये मिथाइल अमीन और बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है। इसकी हाइड्रोलिसिस करने से ये मिथाइल अमीन और बेंजोइक एसिड में ब्रेक होगा। सही है ना? तो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा, ये अमोनिया गैस लिबरेट नहीं करेगा। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ मोनिका बोलो।
सर लास्ट क्वेश्चन में एक बार बी और डी वाला वापस बता दो। इसी में फिफ्थ में यस सर। बी वाला कंपाउंड तो बेंजामाइड है। बेंजामाइड 1 डिग्री अमाइड है। बेंजोइक एसिड और अमोनिया की जब रिएक्शन हुई तो पहले तो सॉल्ट बनता है CO माइनस NH4 प्लस। ये एसिड बेस रिएक्शन होती है, प्रोटॉन ट्रांसफर से सॉल्ट बनता है। और इसको जब हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है और अमाइड फॉर्म होता है। तो ये जो एसिड अमाइड्स हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं। जब ये 1 डिग्री होते हैं तो ये अमोनिया के साथ रिएक्शन से बनते हैं। जब ये 2 डिग्री होते हैं तो ये एल्काइल अमीन्स के साथ रिएक्शन से बनते हैं। 1 डिग्री अमाइड अमोनिया से बनता है, 2 डिग्री अमाइड 1 डिग्री अमीन से बनता है और 3 डिग्री अमाइड 2 डिग्री अमीन से बनता है। ठीक है, ये इसके पेरेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पर तो ये 1 डिग्री अमाइड है क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा के बनवाया गया होगा। ठीक है, और डी जो है आप देख सकते हैं 2 डिग्री अमाइड है। इस नाइट्रोजन की डिग्री ही अमाइड की डिग्री है। तो ये 2 डिग्री अमाइड है और ये मिथाइल अमीन के साथ बेंजोइक एसिड की रिएक्शन से बना है। तो ये अमोनिया रिलीज नहीं करेगा हाइड्रोलिसिस के बाद, इसलिए आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ पर ही बेस्ड है। फिनॉल जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये बात आप एज अ फैक्ट जानते होंगे। ये एक तरह से इसके रिकॉग्निशन का टेस्ट भी है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, कोई एफरवेसेंस, कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होती। और जो एसिड्स फिनॉल से वीकर हैं वो भी NaHCO3 से रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट खुद भी अपने आप में एक माइल्ड बेस है और ये भी एक वीक एसिड है। तो इनमें इनसिग्निफिकेंट रिएक्शन हो रही है, मतलब विजिबली कुछ इफेक्ट पता नहीं चल रहा है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड सल्फोनिक एसिड्स डेफिनेटली NaHCO3 से ज्यादा रिएक्ट करते हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती हुई पता चलेगी। और ये पिक्रिक एसिड भी काफी स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, सब्सटेंशियली स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। आई थिंक ये एसिटिक एसिड से भी स्ट्रॉन्गर हो जाता है। इसकी pKa वैल्यू भी आई थिंक NCERT टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड होगी। तो ये भी CO2 गैस लिबरेट करेगा। और ये जो फोर्थ वाला कंपाउंड है पैराक्रिसॉल, ठीक है, ये फिनॉल से भी वीकर एसिड है। और फिनॉल अगर NaHCO3 से रिएक्ट नहीं करता तो पैराक्रिसॉल भी रिएक्ट नहीं करेगा। सिक्स्थ का आंसर डी होगा। सेवेंथ क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है, चलिए देखते हैं। 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए बेस्ट रूट कौन सा रहेगा? तो इसमें ये सक्सेसिव ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। तो ब्रोमीन आप जानते हैं एक वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, लेकिन फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो 1 मोल ऑफ Br2 अगर यूज किया तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स बनेंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेगा जिसको अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाएंगे। उसके बाद रिंग जो है वो डीएक्टिवेट हो चुकी है काफी हद तक। फिर भी अगर आप इसका ब्रोमिनेशन करवाना चाह रहे हो तो करवा सकते हो, लेकिन ये बेस्ट रूट तो नहीं कहा जा सकता। मतलब मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड तो नहीं है अभी ये। इसका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवाना मुश्किल काम है और इससे भी अपन को डायरेक्टली वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो अपन को चाहिए। अपन को 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन चाहिए, मतलब एक एक पोजीशन छोड़कर ब्रोमीन लगे हुए हैं ऐसा होना चाहिए। पर यहाँ पर तो ये ब्रोमीन एडजेसेंट पोजीशंस पर लगे हुए हैं, यहाँ भी एडजेसेंट पोजीशंस पर लगे हुए हैं। तो यहाँ से भी अपन को 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन तो मिल नहीं रहा है। इसका मतलब ए तो आंसर नहीं हो सकता। और अगर ए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन तो ये है, अगर ए आंसर नहीं हो सकता तो डी भी आंसर नहीं हो सकता। सभी इक्वली इंपॉर्टेंट बता दिए तो डी भी डेफिनेटली सही नहीं है।
क्योंकि ए वाला रूट तो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट तक नहीं पहुंचा रहा है। फिर अब आप बी और सी में से बेटर ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहोगे, क्योंकि आंसर सिर्फ एक ही मार्क करना है। ब्रोमीन वाटर के साथ फिनॉल भी ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट देता है। आई थिंक एक प्रेसिपिटेट बनता है। फिनॉल वाली रिंग काफी एक्टिवेटेड रहती है और ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और उसके बाद हम जानते हैं कि जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराने पर फिनॉल का रिडक्शन हो जाता है और अपन को ये प्रोडक्ट मिल सकता है। जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो सेकंड वाले रूट से मिल रहा है। और थर्ड वाले रूट से अगर अपन जाएं तो एनिलीन इवन मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। एनिलीन का नाइट्रोजन और भी बेटर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है ऑक्सीजन के मुकाबले। तो यहाँ पर भी ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद अपन डायजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, NaNO2 HCl या NaNO2 HBr 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और ये डायजोनियम क्लोराइड स्टेबल रह पाता है। और उसके बाद अपन जानते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड एक तरह से इसका रिडक्शन कर देता है, नाइट्रोजन गैस लिबरेट होती है और ये डायजोनियम ब्रोमाइड ग्रुप ही पूरा पूरा गायब हो जाएगा। अगेन हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट यहां से भी मिल रहा है, नाइट्रोजन गैस यहां से भी लिबरेट हो जाएगी। तो बी और सी दोनों ही रूट से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। इसमें से बेटर रूट कौन सा हो सकता है? ठीक है, सी। तो इसमें बेसिकली अगर अपन सोचें ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सा रिंग ज्यादा सूटेबल है, तो उसका जवाब है एनिलीन। ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनाने के लिए एनिलीन ज्यादा रिएक्टिव है। फिनॉल्स के कंपैरिजन में भी एनिलीन ज्यादा रिएक्टिव है। फिनॉल से तो हम थोड़ा सा डीएक्टिवेटेड मीडियम लें, कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 लें, तो अपन ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। लेकिन एनिलीन से हमेशा ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट ही बनता है। तो इस केस में बेटर रूट जो है वो थर्ड रूट होना चाहिए। इवन दो सेकेंड रूट भी एक्सेप्टेबल है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल था। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन में एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इस तरह का मॉलिक्यूल ऑब्टेन करना है, बेंजीन रिंग इंट्रोड्यूस करनी है। तो क्या करें? सारे रूट्स पर आपको एक एक करके ध्यान देना चाहिए। ओरिजिनल कंपाउंड जो है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इनफैक्ट ये 6 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको अपन एडिपिक एसिड कहते हैं। इस सिंथेसिस में एक्चुअली एक रिएक्शन यूज में आ रही है जो एस्टर्स की रिएक्शन है, जिसको अपन क्लेजन कंडेंसेशन बोलते हैं। ये एल्डोल कंडेंसेशन का काउंटर पार्ट है जो एस्टर्स में मिलता है, क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, LDA जो है वो लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमीन को बोलते हैं, डाई आइसोप्रोपाइल अमीन को। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन से 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स अटैच्ड रहते हैं और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज रहता है। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो चुका है और इसके साथ ही Li+ लगा हुआ है। तो LDA एक्चुअली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होता है और कोई सा भी एसिडिक हाइड्रोजन उसको दिखेगा तो वो उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। कुछ हद तक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कंपैरेबल है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस और कोई भी प्रोटिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है हमारे पास शुरू में, तो इसका ही हाइड्रोजन एसिडिक है, तो LDA इसी का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। चारों रूट्स आप एक एक करके देख सकते हो क्या बनेगा उनसे, पर जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो एक्चुअली 4th वाले रूट से बनेगा। तो मैं डायरेक्टली 4th रूट फॉलो करके बता रहा हूँ। 4th रूट में सबसे पहले अपन एस्टरिफिकेशन कर रहे हैं। एस्टरिफिकेशन किया,
OET, और ये एस्टर बन गया। उसके बाद ये ETO माइनस जो है ये एस्टर्स का अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है। एस्टर्स का अल्फा हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है, जिस तरह से एल्डिहाइड्स या कीटोन्स का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। हालांकि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के मुकाबले एस्टर्स का अल्फा हाइड्रोजन लेस एसिडिक होता है। इसको एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हमें स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए होता है। तो ये इथॉक्साइड आयन OH माइनस से स्ट्रॉन्गर बेस है, ठीक है। H+ एब्स्ट्रैक्ट हुआ, फिर इस तरह से ये इनोलेट आयन बना, इनोलेट आयन। और जिस तरह से यहाँ पर सबस्ट्रेट है, क्वेश्चन हमसे एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहा है। इथॉक्साइड ने यहाँ से H+ एब्स्ट्रैक्ट किया, फिर ये इनोलेट आयन बना। अब ये इनोलेट आयन वापस इधर ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाने जाएगा और इथॉक्साइड को डिपार्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पर पाई बॉन्ड भी आया ना, एक मिनट करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, ये इनोलेट आयन है। यहाँ पर ये रिएक्शन कुछ हद तक एल्डोल कंडेंसेशन को रिजेंबल करेगी। यहाँ पर ये वापस पाई बॉन्ड बनाने जाएगा, इधर वापस नेगेटिव चार्ज आएगा और फिर ये नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो ये इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन कहलाता है। एक एस्टर का अल्फा हाइड्रोजन निकला और दूसरे एस्टर वाले साइट पर अटैक हुआ, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। और एक रिंग फॉर्म होगी। यहां से आप देखें 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगी। केयरफुली ग्रुप्स को प्लेस करते हैं। 1 नंबर के कार्बन पर ये COOET ग्रुप लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा। 2 3 4 पर कुछ भी नहीं है। 5th नंबर के कार्बन पर ये O- है और OET है। फिर ये O- अब वापस इधर ओवरलैप करने जाता है और यहां से इथॉक्साइड फिर डिपार्ट करता है। इथॉक्साइड ग्रुप डिपार्ट करने के बाद यहाँ पर ये बीटा कीटो एस्टर बन जाते हैं। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बनते थे, यहाँ पर ये बीटा कीटो एस्टर बन जाते हैं। बीटा पोजीशन पर कीटोन और ये एस्टर, बीटा कीटो एस्टर यहाँ पर बन जाएगा। ये पूरी एल्डोल कंडेंसेशन क्लेजन कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। और उसके बाद ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये फिर से एसिडिक है, और भी ज्यादा एसिडिक हो चुका है क्योंकि यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप भी है और एस्टर ग्रुप भी है। इसके कारण ये हाइड्रोजन और भी ज्यादा एसिडिक है। इथॉक्साइड आयन जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो इस H+ को भी एब्स्ट्रैक्ट करेगा, COOET, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर ये नेगेटिव चार्ज इस बेंजाइल ब्रोमाइड पर अटैक करेगा, बेंजाइल ब्रोमाइड पर एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये थोड़ा लैंगडियर रूट है, बेंजाइल ब्रोमाइड पर अटैक करेगा, COOET। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है। उसके बाद OH- H+ हीटिंग। OH- का क्या रोल है इसमें? OH- इस एस्टर को हाइड्रोलाइज कर देगा। OH- का मतलब ये एस्टर जो है अब COO- में बदल जाएगा, और जब बाद में एसिडिक
मीडियम में ले जाएंगे तो COOH बन जाएगा। मतलब ये एस्टर अब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा फिर क्वेश्चन हीटिंग भी इंडिकेट कर रहा है। तो आपको शायद पता हो कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा पोजीशन पर कीटो ग्रुप हो, कंपाउंड हमारा बीटा कीटो एसिड हो, तो उसको हीट करने पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का लॉस होता है। क्या आप ये बात जानते हो? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप यहां से लूज होगा, ये पूरा का पूरा एसिड ग्रुप ही हट जाएगा इफेक्टिवली, और इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो ये एक लेंथी रूट था, ये फाइनल प्रोडक्ट यही वाला है। तो फोर्थ वाला रूट फॉलो करना पड़ेगा। फिर से देखें, पहले अपन ने एसिड को एस्टर में कन्वर्ट किया, फिर एस्टर का एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, अल्फा हाइड्रोजन निकालकर उस वाले इनोलेट आयन से दूसरे वाले एस्टर ग्रुप पर अटैक कराया, एक 5 मेंबर्ड रिंग बनी जो कि थोड़ा स्टेबल होती है, और उसके बाद एक बीटा कीटो एस्टर अपन को ऑब्टेन हुआ। इस बीटा कीटो एस्टर का अल्फा हाइड्रोजन और भी ज्यादा एसिडिक है, मीडियम में एथॉक्साइड आयंस प्रेजेंट है जो इसको निकाल लेंगे। फिर ये एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल एल्काइल ब्रोमाइड पर अटैक कर रहा है, SN2 रिएक्शन हो रही है, और बाद में ये एस्टर ग्रुप अपन हटा रहे हैं। पहले एस्टर को एसिड में बदल रहे हैं, एसिड को हीट करने पर डीकार्बोक्सिलेट हो रहा है वो। ठीक है, चलिए, सो दिस वाज द 8th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन द रिएक्शन गिवन बिलो द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा? आप लोग एक बार ट्राई करिए। कॉन्सेंट्रेटेड HI, वो भी एक्सेस में। इससे क्या होगा? आपको पता है ईथर्स जो हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड HI या कॉन्सेंट्रेटेड HBr की मदद से ब्रेक किए जा सकते हैं, उनका क्लीवेज हो जाता है। पहले वो प्रोटोनेट होंगे, फिर आयोडाइड आयन सब्स्टिट्यूशन करेगा। अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनवाएंगे, अदरवाइज डायरेक्टली अटैक होगा, मतलब SN2 पाथ फॉलो होगी। SN2 पाथ फॉलो होने के बाद ये रिंग ओपन हो जाएगी, 1 2 3 4, यहाँ पर OH, यहाँ पर I, ठीक है, और उसके बाद भी HI बचा हुआ है एक्सेस में। वैसे तो आप जानते हैं 1 डिग्री अल्कोहल्स के साथ HCl, HBr, HI की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। 1 डिग्री अल्कोहल्स लेस रिएक्टिव होते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स HCl, HBr, HI। लेकिन फिर भी अगर ये एक्सेस में है तो क्वेश्चन इसी तरफ इशारा कर रहा है कि इसका भी सब्स्टिट्यूशन करवाया जाए। जानते हो ल्यूकास टेस्ट, लुकास टेस्ट में 3 डिग्री अल्कोहल्स तो फास्टेस्ट रिएक्ट करते हैं, कार्बोकेटायन बनता है। 2 डिग्री स्लोअर रिएक्ट करते हैं, वहां भी कार्बोकेटायन बनता है। लेकिन 1 डिग्री जो है वो बहुत कम रिएक्ट करते हैं, वहां पर एक्चुअली कार्बोकेटायन नहीं बनता है और SN2 पाथ फॉलो होती। फिर से ये प्रोटोनेट हो जाएगा और आयोडाइड आयन इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, आयोडाइड आयन इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये कंपाउंड बनेगा, और उसके बाद मैग्नीशियम के साथ यूज करने पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, 1 2 3 4 MgI। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फिर कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन आपको पता है किस तरह से होती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, इनफैक्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं,
तो ऑब्वियसली यहाँ पर अपना इंटेंशन जो है वो सॉल्ट बनाने का है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी यहाँ पर डाइप्रोटिक एसिड के फॉर्म में दिख रहा है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी 2 OH माइनस निकलेंगे। इसका मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होगा फ्रॉम एवरी फॉर्मूला यूनिट, और इस तरह का सॉल्ट बनेगा। और इसको हीट करना हमारा इंटेंशन है। आप जानते होंगे इस रिएक्शन को, इसमें हीट करने से CaCO3 का इफेक्टिवली लॉस होता है, या कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है। यहाँ से कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाती है, यहाँ से भी फ्री हो जाती है, और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो कुल मिलाकर एक कार्बन का इसमें रिडक्शन हो जाएगा, कम हो जाएगा एक कार्बन, और साइक्लोपेंटेनोन ऑब्टेन होगा। साइक्लोपेंटेनोन, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक दूसरे अकाउंट से ज्वाइन करता हूँ वापस। लेट्स पॉज द मीटिंग फॉर अ सेकेंड। ओके, लेट्स रिज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 10th क्वेश्चन। इसमें तो एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस हैं, पर वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहली रिएक्शन HBr का एडिशन है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये तो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन है। पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, ब्रोमीन कॉर्नर पर ऐड होगा मोर स्टेबल फ्री रेडिकल की कोरिस्पॉन्डिंग। फिर सोडियम साइनाइड, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन 1 2 3, और यहाँ पर साइनाइड। सारी रिएक्शंस नेचुरली समझ में आ रही हैं क्या क्या होंगी। फिर अपन इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। साइनाइड्स का हाइड्रोलिसिस करने से साइनाइड अपने पेरेंट कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाएगा, अमोनिया गैस भी रिलीज होगी। फिर SOCl2 से रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड एसिड क्लोराइड ऑब्टेन करने के लिए एक अच्छा रिएजेंट है। एसिड क्लोराइड ऑब्टेन कर लिया। फिर FeCl3, यहाँ से कौन सी रिएक्शन करवाने का इंडिकेशन मिल रहा है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये जो क्लोराइड ग्रुप है ये एक तरह से FeCl3 पर ट्रांसफर हो जाएगा, और कार्बोनियम आयन, एसाइल कार्बोनियम आयन बनेगा। और इस कार्बन का फिर बेंजीन रिंग पर अटैक होगा, एरिनियम आयन बनेगा, फिर एरोमेटिसिटी रिज्यूम होगी। सारा मैकेनिज्म आपको रिकॉल हो जाना चाहिए। ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। देख लीजिए 4 कार्बन बाहर आ चुके थे, 1 2 3 4, और 2 कार्बन ये हैं। 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगी। आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। चाहे इसको ऐसे देखें या फिर इस तरह से ऑपोजिट वे में देखें, एक ही बात है, ये बी वाला कंपाउंड ही है। हाँ संगम बोलो। सर जब हम जैसे लुइस एसिड FeCl3 या FeBr3 यूज करते हैं तो बाद में ये इंटरमीडिएट बनता है FeBr4- या FeCl4-। तो राइट। इसमें हम फॉर्मल चार्ज जैसे देखना है तो आयरन पे कैसे आ जाता है? मतलब हम ये कैसे जानते हैं कि आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर होने चाहिए कंपेयर करने के लिए? नहीं, बस अपन ऐसे सोचते हैं ना कि जो 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के गए हैं वो क्लोरीन की तरफ से गए हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के क्लोरीन एटम ने प्रोवाइड किए हैं, जो चौथा वाला क्लोरीन एटम जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली जब अपन फॉर्मल चार्ज फाइंड करते हैं तो अपन बीच में से बॉन्ड्स को डिवाइड करते हैं, बराबरी का डिवीजन करते हैं। लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन नहीं दिए हैं, पर जब बंटवारा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन आयरन को मिल जाएगा फॉर्मल चार्ज असाइन करते समय। ये बात समझ में आ रही है? इस वजह से आयरन पर फॉर्मल नेगेटिव चार्ज बताएंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मल चार्ज डिसाइड करते समय हम इक्वल डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। एक्चुअली वो लुईस स्ट्रक्चर के वजह से सोच रहा था कि फिर वो तो डी ऑर्बिटल्स का हम फिर कैसे लुईस बनाते हैं, स्ट्रक्चर क्या ड्रॉ सोचते करना हैं? थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके बॉन्ड्स जो होंगे उनमें आयनिक कैरेक्टर भी होगा। FeBr3 FeCl3 का नॉर्मली अपन लुईस स्ट्रक्चर नहीं बनाते, क्योंकि ये कंपाउंड प्रिडोमिनेंटली आयनिक है।
हाँ, FeB और 4- में फिर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर इन द बॉन्ड्स बढ़ेगा। ओके सर। चलिए, ये जो रिएक्शन है 11th वाली, ये आपको कुछ हद तक गैब्रियल थैलेमाइड प्रोसेस की याद दिला सकती है। याद होगा आपको, गैब्रियल थैलेमाइड में नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन होता है और वो हाइड्रोजन भी एसिडिक नेचर पोजेस करता है। क्या ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक लग रहा है आपको? इस बात को चेक करने के लिए आप इस H+ को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करें और सोचें कि बनने वाला कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यस सर। जवाब है डेफिनेटली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और ये भी एसिडिक हाइड्रोजन था, उसी को एब्स्ट्रैक्ट करवाना क्वेश्चन का पर्पस था। और ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जैसा ही रूट फॉलो हो रहा है। फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन पर अटैक करेगा, ब्रोमाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा, 1 2 3 4, फिर OH- के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है इफेक्टिवली। कुल मिलाकर सरल शब्दों में बताऊं तो हाइड्रोलिसिस का इफेक्ट कुछ इस तरह से ही होगा। नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन एटम्स जुड़ जाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स भी अलग होंगे, एसिटेट आयंस में जो बदल जाएंगे बाद में। साथ साथ यहां से अपन को अमीन ऑप्टेन होगा। ये हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में करवाना इसलिए भी सही रहेगा ताकि हमें अमीन ऑप्टेन हो। अगर एसिडिक मीडियम यूज करते तो ये सॉल्ट में बदल सकता था, ठीक है ना, एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता था। 11th क्वेश्चन का सही ऑप्शन सर्च करिए, सही ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही है, ठीक है। लेट्स कम टू द 12th क्वेश्चन। ये साइनाइड है, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और फिर SOCl2 से रिएक्शन करवा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस के बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा और SOCl2 से रिएक्शन के बाद बेंजोइल क्लोराइड में बदल जाएगा। और अगली वाली रिएक्शन तो नेचुरली समझ में आ रही है। इस रिएक्शन का अगर कोई नाम देना हो तो क्या नाम दोगे? Which process is this? Friedel-Crafts acylation. This is Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation अभी एक क्वेश्चन पहले अपन ने इंट्रामोलिकुलर वे में कराया था, ये इंटरमोलिकुलर है। एक तरफ से एसाइल कार्बोकेटाइन बनेगा और दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। अटैक वैसे इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, लेकिन अपन नॉर्मली सबस्ट्रेट के साथ जो भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं कि वो अटैक कर रहा है। अटैक शब्द वैसे उसके लिए यूज करना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, ठीक है। 12th क्वेश्चन हो गया, इसके लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है। कमिंग टू द 13th क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्या लगता है आपको? चारों कंपाउंड्स कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस के हैं, चारों में 4 कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो किसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा? थर्ड वाले बेंजोइक एसिड का हायर मॉलिक्यूलर वेट है और मोर पोलर भी है, इसमें ज्यादा पोलर साइड्स हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ज्यादा पोलर बॉन्ड्स हैं, तो ये ज्यादा अट्रैक्शंस एस्टेब्लिश कर पाएगा अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम नंबर ऑफ एटम्स वाले अल्कोहल से, एल्डिहाइड से, कीटोन से ज्यादा होगा, थर्ड सबसे आगे होगा। फिर अल्कोहल्स में एडवांटेज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जो कि एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में नहीं है, तो थर्ड के बाद नंबर लगेगा फर्स्ट का और फिर सेकंड का। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल रहता है, जैसे ये प्रोपियोनल डिहाइड है और ये एसीटोन है, इन दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है वैसे तो, ठीक है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? उसका जवाब वैसे तो ये है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स काफी क्लोज होंगे, लेकिन फिर भी एसीटोन जो है उसका शेप सिमेट्रिकल है और लिक्विड स्टेट में उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा सिमेट्रिकल वे में अरेंज हो पाएंगे, एक दूसरे के साथ बेटर फिट हो पाएंगे,
इस वजह से एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होगा प्रोपियोनाल्डिहाइड से। ठीक है, वैसे हर केस में ऐसा होगा ये कहना भी मुश्किल काम है, क्लेम नहीं कर सकते, पर ये तो फैक्चुअली सही है। हाँ सुनीता बोलो। ये सब सारे फंक्शनल ग्रुप का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इन जनरल क्या होता है वो एक बार बताओ। मतलब अमीन कहाँ पे आता है इनका? अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर होगी। अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट अपन ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे अमीन्स से फॉर द सेम मॉलिक्यूलर वेट, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का सबसे ज्यादा होगा फॉर द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग, अमाइड को भी इंक्लूड करके, अमाइड को भी इंक्लूड करें, इतना ज्यादा जनरल मेरे को नहीं पता है, मैं 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है ना, जब केस आएगा तो अपन देख लेंगे। इतना सारे कंपाउंड्स को एक साथ इंक्लूड करते हुए बताना इतना आसान काम नहीं है। जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ज्यादा पोलैरिटी होती है, ज्यादा अट्रैक्शंस डेवलप होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अल्कोहल्स से, अल्कोहल्स का ज्यादा होगा एल्डिहाइड्स से, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का काफी कंपैरेबल होगा, फिर भी सेम कार्बन एटम्स रहने पर एल्डिहाइड थोड़ा आगे होना चाहिए कीटोन से, और इनका ईथर से ज्यादा होगा, इतना तो कह सकते हैं। पर सारे 50 तरह के कंपाउंड्स में कंपेयर करना इतना आसान काम नहीं है, शायद किताबें पूछेंगी भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये है बेंजोइक एसिड, सारा सीक्वेंस क्लियर हो रहा है। पहले बेंजोइल क्लोराइड बना रहे हैं, फिर अमोनिया से रिएक्ट करा के अमाइड बना रहे हैं। P2O5 क्या होता है? P2O5 हाइड्रेटिंग एजेंट है, ये साइनाइड बनवाएगा, ये साइनाइड्स बनाने में काम आता है। तो कुल मिलाकर यहाँ से अपन को बेंजोनाइट्राइल ऑब्टेन हो जाएगा, और बेंजोनाइट्राइल H2 निकल से रिड्यूस हो जाता है, हाइड्रोजिनेट हो जाएंगे इसके ट्रिपल बॉन्ड्स, और अपन को बेंजाइल अमीन ऑब्टेन हो जाएगा, सेकेंड नंबर का कंपाउंड। ठीक है, so this was easy. 15th question, which optically active compound on reduction with LiAlH4 will give optically inactive compound? एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड तक पहुंचना है। अगर आप सारे ऑप्शंस पर नजर डालें तो सब में एक एक कायरल सेंटर है, बस वही कायरल सेंटर अगर मेंटेन नहीं रहा तो फिर वो अकायरल हो जाएगा। तो किस केस में ऐसा होगा? ये COH CH2OH में बदलने वाला है, CH2OH में बदलने वाला है, और यहाँ पर थर्ड वाले केस में अगर ये बी ऑप्शन CH2OH में बदला तो फिर यहाँ पर दो ग्रुप्स सेम हो जाएंगे और फिर ये कायरल नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, रिएक्टिविटी का ऑर्डर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। दिस शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इसका एक्सेप्शन हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस वीकली डीएक्टिवेटिंग है लेकिन फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। सेकेंड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, बेंजीन रिंग से आगे होगा वो, और फिर थर्ड और NO2 ग्रुप तो हाईली डीएक्टिवेटिंग है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। नाइट्रोबेंजीन में फर्दर रिएक्शन कराना बहुत मुश्किल है, नाइट्रोबेंजीन करा दिया तो बना दिया तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मुश्किल से ही होता है, फर्दर नाइट्रेशन हो सकता है, और बहुत सारी रिएक्शंस एक्चुअली नहीं हो पाती हैं नाइट्रोबेंजीन बनने के बाद। थर्ड ऑप्शन सही होगा। हाँ डियोन बोलो। सर इसमें बेंजीन जाने की वजह, हाँ सर व्हाई नॉट क्लोरोबेंजीन? क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन तो थोड़ा डीएक्टिवेटिंग होता है ना, क्लोरीन का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर, जो कि थोड़ा एक्सेप्शनल बात है। नॉर्मली रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर इफेक्ट माना जाता है। क्लोरीन रेजोनेंस के जरिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, लेकिन उसका इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है एक्चुअली। और इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो
पोजीशन पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लाएगा, मेटा पोजीशन पर थोड़ा कम लाएगा, पैरा पोजीशन पर और भी कम लाएगा। लेकिन जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। तो इसी के ऊपर अगर मैं डेल्टा माइनस भी सुपर इम्पोज कर दूं तो वैसे तो ये रिंग को डीएक्टिवेट ही कर रहा है, लेकिन अपन को अगर इलेक्ट्रोफाइल भेजना हो तो इलेक्ट्रोफाइल प्रेफरेबली कौन सी साइट पर जाना पसंद करेगा? जो लेस डीएक्टिवेटेड हो, जहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम हो। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ऐसी पोजीशन एक्चुअली ऑर्थो और पैरा पोजीशंस हैं जो कि लेस डीएक्टिवेटेड हैं। ठीक है, इस वजह से ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाता है। लेकिन बेंजीन से कम होगा सर। बेंजीन से कम होगा क्योंकि डीएक्टिवेट तो कर ही रहा है, इलेक्ट्रॉन Yes, विड्रॉ sir. कर रहा है, बेंजीन से पीछे रहेगा। वीकली डीएक्टिवेटिंग। 17th क्वेश्चन में अगेन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। आपको देखना है कौन सी रिंग एक्टिवेटेड है और कौन सी डीएक्टिवेटेड है। तो इतना तो आप समझते होंगे, ये जो पाई बॉन्ड है ये कार्बोनिल ग्रुप, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन रिंग से बाहर खींच रहा है। जब भी बेंजीन रिंग के बाहर वाले एटम पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी रहेगा कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ पुल होगा। और जब बेंजीन रिंग के बाहर वाले एटम पर लोन पेयर रहेगा, चाहे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही एटम क्यों ना हो, तो भी वो बेंजीन रिंग की तरफ डायरेक्ट होगा। तो जस्ट बाहर वाले एटम पर लोन पेयर आने से प्लस एम इफेक्ट आएगा, जस्ट बाहर वाले एटम पर मल्टीपल बॉन्ड आने से माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट आएगा। तो कौन सी रिंग यहाँ पर एक्टिवेटेड लग रही है? राइट वाली रिंग एक्टिवेटेड है। इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए भी होंगे। और उसमें भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए प्रेफर्ड साइट कौन सी है? जहाँ पर कम हो, वो पैरा पोजीशन है और वो 4th ऑप्शन में नजर आ रहा है। ठीक है, 4th ऑप्शन। 18th क्वेश्चन, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन। वाटर के साथ जब भी रिएक्शन होगी एल्काइल हैलाइड्स की या ब्रोमाइड्स की, तो वो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के थ्रू ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल है, SN2 पाथ फॉलो करेगा नहीं, कार्बोकेटायन बनवाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसीजन लेना है क्या फर्स्ट वाले सबस्ट्रेट में बेटर कार्बोकेटायन बन रहा है या सेकंड वाले सबस्ट्रेट में? सेकंड वाले सबस्ट्रेट से बेटर कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। इसका कारण है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ऑक्सीजन का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। उससे भी इंपॉर्टेंट वर्ड है एरोमेटिक। The second ring is aromatic, while the first ring is actually anti-aromatic. ये तो रिएक्ट करेगा ही नहीं क्योंकि एंटी एरोमेटिक रिंग्स हाईली अनस्टेबल होती है, नॉन एरोमेटिक रिंग्स से भी ज्यादा अनस्टेबल होती है। तो फर्स्ट वाला कंपाउंड एक्चुअली रिएक्ट करेगा ही नहीं, कार्बोकेटायन बनाने के लिए जाएगा ही नहीं, फर्स्ट वाला जाएगा। और बेटर कार्बोकेटायन बनेगा तो रिएक्शन फास्टर होगी, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम होगा। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। 19th क्वेश्चन, प्रिडिक्ट मेजर प्रोडक्ट। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी किया एक क्वेश्चन पहले। दिस रिंग इज डीएक्टिवेटेड, this ring is activated, which is the preferred site of attack for the electrophile. It is the para position of the second ring. वो preferred site of attack है, 4th option सही है। सर इन क्वेश्चंस के अंदर जो डीएक्टिवेटेड रिंग है उस पर मेटा पोजीशन पे अगर ब्रोमिनेशन भी हो रही है तो वो बेटर आंसर होगा क्या? नहीं, वो तो ओवरऑल रिंग तो डीएक्टिवेटेड ही है ना। ओवरऑल रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही हुई है। तो अगर आपके पास एक डीएक्टिवेटेड रिंग है और एक एक्टिवेटेड रिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो हमेशा एक्टिवेटेड रिंग में सब्स्टिट्यूशन कराने के बारे में सोचो। ठीक है ना, डीएक्टिवेटेड रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करवाना सर, अगर दोनों तरह के रिंग्स अवेलेबल हैं तो। सर हाँ तनिष्क बोलो। सर मैं पूछ रहा हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चन था
सर इसके फोर्थ ऑप्शन में ही अगर हमसे पूछ लेते कि अब इनमें से कौन सी हम एक्टिवेटेड मानेंगे, तो अब उसमें BR भी लगा हुआ है, तो भी हम राइट वाली रिंग को ही बोलेंगे वो ज्यादा एक्टिवेटेड है। 19th क्वेश्चन की बात कर रहे हो? यस सर, यस सर। हाँ, फिर भी NH का इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करेगा। स्टिल जो सेकंड वाली रिंग है वो ज्यादा एक्टिवेटेड है फर्स्ट वाले से। ओके सर। ठीक है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट स्ट्रांग होता है रेजोनेंस के जरिए। हालांकि यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ये थोड़ा थोड़ा इस तरफ भी डीलोकलाइज्ड है, तो उतना ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एक्टिवेट तो करेगा रिंग को। 20th क्वेश्चन, which is the best method for carrying out the following reaction? तो सवाल यहाँ पर यह है कि आप पहले कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिंग में इंट्रोड्यूस करना चाहोगे या पहले नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना चाहोगे? दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, पर जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, नाइट्रो ग्रुप हाईली डीएक्टिवेटिंग होता है और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन कराना भी मुश्किल काम हो जाता है। तो अपन पहले कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे, और वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं होता, वो पहले एल्काइलेशन करके फिर उसका ऑक्सीडेशन करने पर इंट्रोड्यूस होता है। यही बेंजोइक एसिड बनाने का तरीका भी होता है। तो पहले अपन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे, फिर उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, बेंजोइक एसिड बनाएंगे और फिर नाइट्रेशन करेंगे। दैट वुड बी द बेटर रूट। हालांकि किसी को सेकेंड वाला रूट भी ठीक लग सकता है, एंड सेकेंड वाला रूट तो सही नहीं है क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। किसी को फोर्थ वाला रूट सही लग सकता है कि पहले नाइट्रेशन करा दो, लेकिन नाइट्रेशन कराने के बाद फिर रिंग ज्यादा डीएक्टिवेट हो जाएगी और फिर फर्दर रिएक्शन कम होगी, यील्ड कम मिलेगा। 21st क्वेश्चन, इसमें आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पता होनी चाहिए, ओरिएंटेशन ऑफ अटैक पता होना चाहिए। ओस्मियम टेट्रोक्साइड ये हाइड्रोक्सिलेशन करता है डबल बॉन्ड का, और OH ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड से ऐड होते हैं। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 से भी यही होता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। और ये जो ब्रोमिनेशन वाली रिएक्शन है ये एंटी एडिशन है, इसमें ब्रोमोनियम रिंग बनती है और उसके बाद दूसरा जो ब्रोमाइड आयन है वो रिंग के ऑपोजिट साइड से अटैक करता है, तो इसमें एंटी एडिशन होगा। और उसके बाद ये कायरल भी है, इसका मतलब यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, और ये तो अकायरल है। क्या इसको मीजो कंपाउंड बोल सकते हैं, फर्स्ट वाले कंपाउंड को? यस सर। मीजो कंपाउंड है। तो A और B को अगर अपन आइडेंटिफाई करें तो फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे आते हैं 22nd क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सोचिए, तो जाने पहचाने से ही रिएक्शंस याद आएंगे। डबल बॉन्ड पर एक बार OH कॉर्नर पर लगाना है, एक बार बीच में लगाना है, और एक बार कुछ और ही जगह लग रहा है। इसका मतलब C वाले पाथ में कुछ रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसका मतलब कार्बोकेटायन बन रहा है, और कार्बोकेटायन सिंपल हाइड्रेशन में बनता है, H+H2O या डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करने पर भी बनता है। तो C वाला जो पाथ है वो हाइड्रेशन वाला पाथ है, A वाला जो पाथ है वो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन है वाटर का, और B वाला पाथ मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर है विदाउट रीअरेंजमेंट। तो A वाला पाथ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। B वाला पाथ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, और थर्ड वाला पाथ हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। सेकेंड ऑप्शन सही है। 23rd क्वेश्चन, ब्रोमिनेशन ट्रांस टू ब्यूटीन में क्या बनेगा? मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड। ट्रांस में एंटी एडिशन जब होता है तो फिर ग्रुप्स सिमेट्रिकली अरेंज हो जाते हैं। चलिए इसको एक बार थोड़ा सा इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं। मान लो ये एल्कीन इस तरह से पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर रखा हुआ हो, CH3H CH3H, ये ट्रांस टू ब्यूटीन है। तो पहले ब्रोमीन जब इसको अप्रोच करता है तो एक साइक्लिक ब्रोमोनियम रिंग बनती है, इधर शिफ्ट होगा,
इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, ब्रोमाइड डिपार्ट कर जाएगा। तो ये जो रिंग बन रही है ये पेपर के प्लेन में ही बनी है, स्क्रीन के प्लेन में, जबकि बाकी ग्रुप्स जो हैं वो स्क्रीन के प्लेन के अंदर या बाहर हैं। HH CH3 CH3 साइक्लिक ब्रोमोनियम रिंग। उसके बाद क्योंकि रिंग ऊपर से बन चुकी है, अब जो ब्रोमाइड आयन है वो ऊपर से अटैक नहीं कर सकता, वो वाली साइड ब्लॉक हो चुकी है। अब जो ब्रोमाइड आयन रिलीज हुआ था वो दूसरी साइड से अटैक करेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जहां से बने वहां पर अटैक करता है। खैर यहाँ तो दोनों तरफ सेम सिचुएशन है, तो कहीं से भी अटैक करा सकते हैं, और वैसे भी ब्रोमीन ही है तो किधर भी लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये रिंग ओपन हो जाएगी। कुल मिलाकर आप सोचो ये ब्रोमीन ग्रुप्स जो हैं ये सेम साइड पर लगे या ऑपोजिट साइड पर? डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पर लगे हैं। ब्रोमीन के यहाँ नीचे से लगने पर ये मिथाइल ग्रुप ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा, और ऊपर ब्रोमीन आने से ये वाला मिथाइल ग्रुप नीचे की तरफ पुश हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं। अगर आप इसको घुमाओगे 180 डिग्री से घुमाओगे, यहाँ से इस बॉन्ड के अबाउट 180 डिग्री से घुमाओगे, तो आप देखोगे ये CH3 CH3 दोनों के दोनों बाहर नजर आएंगे एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। ये BR दोनों ऐसे नजर आएंगे नीचे की तरफ, और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई देगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो इसमें आप सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देख सकते हो। अभी ये पॉइंट जो है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और इस वजह से ये अकायरल है। कायरल सेंटर्स होते हुए भी अकायरल है, इसका मतलब ये मीजो कंपाउंड है। ठीक है, तो ट्रांस में एंटी एडिशन होने से मीजो कंपाउंड बनने की संभावना रहती है अगर दोनों तरफ ग्रुप एक जैसे लगे हों तो। और ट्रांस में सिन होता है तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है। सिन सिस में सिन होने पर भी मीजो कंपाउंड बन सकता है। सिस में एंटी एडिशन होने से रेसिमिक मिक्सचर बनता है अगर दोनों तरफ ग्रुप्स एक जैसे लगे हों तो। इस फैक्ट पर क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24th क्वेश्चन, ये जो है एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के बाद एलिमिनेशन जो कराते हैं ना, वही वाली रिएक्शन है। इसको हॉफमैन एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्या इस रिएक्शन से आप फैमिलियर हैं? टेट्रा अमोनियम सॉल्ट जो बनता है उसके बाद मॉइस्ट Ag2O या AgOH के साथ रिएक्शन कराने पर ये जो OH माइनस आयन है ये बेस की तरह एक्ट करता है, और जो लीस्ट हिंडर्ड साइट है वहां से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो आपको सोचना ही होता है कि ये जो नाइट्रोजन से जुड़े हुए ग्रुप्स हैं इनमें से जो बीटा हाइड्रोजन सबसे कम हिंड्रेंस वाला है वो निकले। तो इस मिथाइल पर तो एक ही कार्बन है, इथाइल पर 2 कार्बन है, CH2 CH3 अल्फा बीटा। एन ब्यूटाइल में भी 4 कार्बन है, ये अल्फा है, ये बीटा, ये भी बीटा है। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा वाला बीटा हाइड्रोजन सबसे आसान है निकालना? इथीन। इसका जवाब है कि ये जो इथाइल ग्रुप का बीटा हाइड्रोजन है ना, ये सबसे आसानी से निकलेगा। तो OH माइनस उसी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पर हो और लीस्ट हिंडर्ड हो, और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये लीविंग ग्रुप बन जाएगा। एक कंपाउंड इस तरह का भी बनेगा यहाँ पर, जो कि एक 3 डिग्री का अमीन होगा, और ये वाला बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा जो लीस्ट हिंडर्ड है, इथीन ऑक्टेन होगा। ठीक है, ये रिएक्शन वैसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछी जा सकती है। 25th क्वेश्चन, ये एलीन्स हैं। एलीन्स से आप फेमिलियर हो। एलीन्स में अगर टर्मिनल कार्बन्स पर अनलाइक ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं तो वो कायरल हो सकते हैं, मतलब पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सोच के बताओ इन मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन है? डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स। एलीन्स में डायस्टीरियोमर्स होने का एक्चुअली पॉसिबिलिटी नहीं है,
ये या तो एनेंशियोमर्स होंगे या आइडेंटिकल होंगे, इसमें डायस्टीरियोमर्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। इस तरह के एलिन्स में या तो ये आइडेंटिकल होंगे या फिर एनेंशियोमर्स होंगे। आइडेंटिकल। तो आप क्या करिए, ये जो पहला वाला मॉलिक्यूल है इसको पूरा का पूरा पेपर के प्लेन में से 180 डिग्री से घुमा दीजिए, पूरा का पूरा इधर ले आइए इसको। अगर मैं इसको पेपर के प्लेन में ही ऐसे घुमा दूं इस तरह से, तो ये जो CH3 पेपर के प्लेन के ऊपर है वो पेपर के प्लेन के ऊपर ही रहेगा, पेपर के प्लेन में ही मैंने इसको घुमाया है। चाहो तो आप अपनी बुक में एक ऐसा एक पेपर पे ये सब बना लेना और इस तरह से एक पेंसिल को ऊपर की तरफ पॉइंट करना और इसके बाद इसको पूरा का पूरा ऐसे घुमा दो 180 डिग्री से, तभी ये मिथाइल ग्रुप ऊपर ही नजर आएगा। तो ये वाला पार्ट तो आइडेंटिकल आ गया, और 180 डिग्री से जब घुमाएंगे तो ये वाला जो CH3 है ये नीचे पहुंच जाएगा, ये वाला H जो है ये ऊपर दिखाई देगा। इस तरह से हो जाएगी सिचुएशन, क्या आप इमेजिन कर सकते हो। और उसके बाद अगर मैं इस वाले चीज को उठाकर इसके ऊपर रखना चाहूं, उठा के मॉलिक्यूल जो सेकंड वाला मॉलिक्यूल है उसके ऊपर रखना चाहूं, तो क्या ये सुपरपोज कर रहे हैं? उसका No, जवाब sir. नहीं कर रहे हैं, नॉन सुपरपोजेबल हैं। एक पार्ट तो मैच करवा दिया मैंने, यहां तक का हिस्सा मैच करवा दिया, लेकिन ये पार्ट मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नॉन सुपरपोजेबल हैं। और अगर ये नॉन सुपरपोजेबल हैं तो ये एनेंशियोमर्स होंगे। नव्या कुछ पूछना है? सर लेकिन हम जैसे पेपर को फ्लिप करते हैं उस तरह से अगर हम इसको फर्स्ट वाले कंपाउंड को फ्लिप करेंगे तब CH3 पीछे आ जाएगा और फिर वो मिरर इमेजेस जैसा अपीयर होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो उससे अगर नॉन देखें सुपर तो इम्पोजेबल मिरर इमेजेस अपीयर होंगे तो भी वो एनेंशियोमर्स ही कहलाएंगे। यस सर, यस सर। कैसे भी सोच सकते हो, मैं तो बस इनको सुपरपोज करवाने की कोशिश कर रहा था। फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल को पेपर के प्लेन में ही इस तरह से 180 डिग्री से रख दिया। जैसे ये बुक है, इसको मैं पूरा का पूरा ऐसे रोटेट कर दूं 180 डिग्री से, उस तरह से मैंने किया है इसको, तो भी ये सुपरपोज नहीं कर रहे हैं। आप ये मत सोचना कि ये वाला हिस्सा एक जैसा दिख रहा है और ये वाला हिस्सा अलग दिख रहा है तो ये डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। एक जगह सेम दिख रहा है, एक जगह ऑपोजिट दिख रहा है तो डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। एलीन्स में डायस्टीरियोमर्स नहीं बनेंगे, एलीन्स में या तो एनेंशियोमर्स बनेंगे या फिर वो आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, चलिए, सो दैट्स इट। आज इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीक आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स की डिस्कशन की या रिवीजन क्लासेस होंगी। आज के लिए सर इतने ही।